Assalamu alaikum. Today we are starting our new series for PMP exam in Urdu and Hindi. So today it's our first lecture और आज हम ज़्यादातर बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कैसा होता है, उसमें क्या क्या उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे उसके लिए एलिजिबल होते हैं और आगे क्या कुछ एग्ज़ाम में हमारे हमें चाहिए होता है। सबसे पहले हमारे पास है जी व्हाट इज पीएमपी एग्जाम सर्टिफिकेशन। आपको अगर पता हो ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड्स लीडिंग अथॉरिटी है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर कोई अथॉरिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सारी दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस है और हर जगह ये माना जाता है। आप अगर पीएमपी सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आप एक एलीट ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो कि पीएमपी सर्टिफाइड नहीं हैं। तो अगर आप पीएमपी कर लेते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करते हैं तो आप उनमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाली लॉट में आ जाते हैं। फिर आपके पास है, आपके अगर पीएमपी कर लेते हैं तो आपके लीडरशिप एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है और बहुत इजीली आप किसी भी इंटरव्यू में अपने आप को एज अ लीडर और एज एन एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और लास्ट में है जी रियल लाइफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो रियल लाइफ सिनेरियोज की बेस पर होते हैं, तो आपको उन क्वेश्चन से भी बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल जाती हैं और ओवरऑल आपका जो काम है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। अच्छा जी, पीएमपी सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहिए होती हैं। जैसा कि सबसे पहले है पीपल। पीपल का मतलब ये है कि आप अपनी टीम को कैसे लीड और मोटिवेट करते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर सकें। फिर है प्रोसेसेस, के कौन से प्रोसेसेस आप अपने प्रोजेक्ट्स पर यूज़ करते हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो एफिशिएंटली और अच्छी तरह से कंप्लीट हो सकें। तो आपकी वे ऑफ वर्किंग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट होती है इसमें। और तीसरा जो है वो है इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि आपके काम करने का जो तरीका है, द वे यू आर डूइंग योर प्रोजेक्ट्स, उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है और ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ आप कैसे रिलेट कर पाते हैं। देन हम आ जाते हैं एग्जाम कंटेंट के बारे में। तो एग्जाम कंटेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 डोमेन्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले है पीपल डोमेन, जिसका अभी हमने पिछली स्लाइड में भी जिक्र किया था। और पीपल डोमेन में आपके पास आ जाता है 42% वेटेज, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे 42% क्वेश्चंस आपके पीपल रिलेटेड होंगे। फिर 50% क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोसेस की डोमेन में से हैं, यानी कैसे आप अपने प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं और किन प्रोसेस को लेकर आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। देन यू हैव बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, जो कि 8% है सिर्फ। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इससे मीट होने हैं। इस तरह ये 42 50 एंड 8 मिलाकर टोटल 100% ऑफ योर एग्जाम बन जाता है। यहाँ पर है जी हाफ ऑफ द एग्जामिनेशन विल रिप्रेजेंट प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलती आ रही है उसमें से होंगे, और अदर हाफ जो हैं दे आर फ्रॉम एजाइल एंड हाइब्रिड अप्रोचेस, जहाँ पर मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एजाइल अप्रोचेस का जिक्र होगा। तो इससे ये हमें पता चल गया कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें इक्वली तैयारी करनी पड़ेगी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी और एजाइल एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी। फिर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल पे जाएं पीपल डोमेन को, तो पीपल की जो डोमेन थी जिसकी वेटेज 42% थी, तो उसमें हमारे पास टोटल 14 टास्क हैं। कैसे आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करेंगे, कैसे आप टीम को लीड करेंगे, टीम परफॉर्मेंस को कैसे सपोर्ट करेंगे, टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स को कैसे एम्पावर करेंगे, और इसी तरह आप कैसे एक टीम बनाएंगे, कैसे कोई इम्पेडिमेंट्स या ऑब्स्टिकल्स, कोई मुश्किल परेशानियां अगर आपके टीम के लिए हैं, कोई ब्लॉकर्स हैं, तो आप उनको कैसे रिमूव करेंगे। आप प्रोजेक्ट में जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें कैसे निगोशिएट करेंगे दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे।
फिर आप कैसे एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अपने प्रोजेक्ट की बनाएंगे ताकि सब स्टेक होल्डर्स एक ही पेज पर हों। अपनी टीम को कैसे एंगेज और सपोर्ट करेंगे, और अगर आपकी टीम वर्चुअल टीम है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके लोकेशन पे, तो उन लोगों के साथ आप कैसे डील करेंगे। आपके जो टीम के ग्राउंड रूल्स हैं, कैसे टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, उन सब चीज़ों को आपने इस्टेब्लिश करना है, डिफाइन करना है। फिर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स की मेंटरशिप भी आपके जिम्मे है। अगर किसी को मेंटरशिप की ज़रूरत है और उनके पास वो नॉलेज या एक्सपर्टीज नहीं है, सो यू माइट बी द बेस्ट मेंटर फॉर देम। और फिर प्रमोट करेंगे टीम परफॉर्मेंस को, जो कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑफ जो है वो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। तो ये वो 14 टास्क हैं जो बेसिकली आपको अपने प्रोजेक्ट पर करने हैं, ताकि आप पीपल डोमेन को यानी अपने प्रोजेक्ट में मौजूद टीम मेंबर्स को अच्छी तरह एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। फिर हम बात करते हैं जी सेकंड डोमेन की, जो कि है प्रोसेस की डोमेन, और इसकी वेटेज है 50%। तो इसमें टोटल हमारे पास 17 टास्क हैं। पहली टास्क इसमें ये है जी, एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट विद अर्जेंसी रिक्वायर्ड टू डिलीवर बिजनेस वैल्यू। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट को करना है उसकी अर्जेंसी देखना है कि आपके लिए वो प्रोजेक्ट कितना जल्दी डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको टाइम पे डिलीवर कर सकेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है, अगर आप उसको डिले करते हैं तो आपको उससे कितना नुकसान है। तो इन सारे प्रोसेसेस को आपने देखना होगा। फिर आपने अपनी कम्युनिकेशंस जो आपके प्रोजेक्ट पर हो रही हैं उन सब को मैनेज करना है। आपने अपने प्रोजेक्ट पर होने वाले तमाम रिस्क्स को मैनेज करना है। आपने अपने स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है। आपने बजट्स और रिसोर्सेज को मैनेज और प्लान करना है। आपने स्केड्यूल को प्लान और मैनेज करना है। आपने क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और डिलीवरेबल्स, जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी को प्लान एंड मैनेज करना है। प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल स्कोप है, जो काम आपने करना है, उसको आपने प्लान एंड मैनेज करना है। इसी तरह आपके जो इंटीग्रेट प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप प्रोजेक्ट पे करने जा रहे हैं उन सबको आपने इंटीग्रेट करना है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस आते हैं, आप उनको कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं तो आप उसको कैसे प्लान और मैनेज करेंगे। आपके प्रोजेक्ट पे जो भी आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई और अदर चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे। आप प्रोजेक्ट पर कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि कौन सी मेथडोलॉजी बेस्ट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और आपके प्रोजेक्ट का ओवरऑल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई इश्यूज आते हैं आप उनको कैसे टैकल करेंगे। आपके प्रोजेक्ट पर अगर कोई कॉन्टिन्यूटी इश्यूज हैं, अगर कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है या इस तरह का कोई चीज़ है, तो उसको आप कैसे करेंगे। और अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, कि अपने प्रोजेक्ट के किसी फेज को क्लोज करना है या ओवरऑल प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, तो वो काम आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रोसेसेस का हिस्सा है। फिर आ जाती है आपकी थर्ड टास्क, जिसमें आपके पास है जी 8% वेटेज, और क्योंकि 8% वेटेज है तो इसमें टास्क भी कम है। तो इस डोमेन की जो पहली टास्क है दैट इज प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब यह है कि जो आपके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम कर रही हैं, आपने उनके साथ कंप्लाई करना है। तो ये बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। फिर इवेल्युएट एंड डिलीवर प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यूज। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो बेनिफिट्स आने हैं, आप उनको कैसे इवेल्युएट करेंगे और उन बेनिफिट्स को कैसे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक आप डिलीवर करेंगे। फिर है इवेल्युएट एंड एड्रेस एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस और इम्पैक्ट ऑन स्कोप। अगर कोई एक्सटर्नल ऐसा फैक्टर आ जाता है जिससे आपके प्रोजेक्ट के स्कोप पे फर्क आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप उन चीज़ों को कैसे डील करेंगे। और लास्ट में है जी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। 14 + 17 + 4, ये सारी टास्क मिलाकर ये टोटल आपके पास टास्क हैं, या वो चीज़ें हैं जिनके जवाब आपको देना आ जाएंगे पीएमपी एग्जाम देने से पहले, या ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आपसे सवाल किए जाएंगे पीएमपी एग्जाम में। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर एलिजिबिलिटी देखें तो आपके पास अगर सेकेंडरी डिग्री यानी जिसको हम कॉलेज डिग्री कहते हैं उस तरह की डिग्री है, तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि कम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है जो 4 ईयर डिग्री होती है, तो फिर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सो मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस या 30 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको शो करना है।
इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 3 years का या 5 years का एक्सपीरियंस है, ये आपके लास्ट 8 years के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आपने 15 साल पहले काम किया था तो वो काउंट नहीं होगा। सो विद इन लास्ट 8 years एटलीस्ट 5 years का एक्सपीरियंस फॉर सेकेंडरी डिग्री, एंड विद इन लास्ट 8 years एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस फॉर 4 year डिग्री। इस सब के साथ आपके पास एक 35 hours ऑफ फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये एजुकेशन जो है आप किसी से भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये लिस्ट है जो पीएमआई की तरफ से आती है। अगर आपको ये ट्रेनिंग लेनी है तो आपको अपनी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना है। ये एजुकेशन और की रिक्वायरमेंट्स आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले है पीएमआई के ऑथराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स। अगर आप किसी एटीपी से ट्रेनिंग ले लेते हैं तो दिस विल बी वेरी गुड। अगर आप किसी पीएमआई चैप्टर से ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको वहां से भी सर्टिफिकेट मिल सकता है 35 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग का। अगर आपकी कोई कंपनी है जो कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करवा रही है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई ट्रेनिंग कंपनीज या कंसल्टेंट्स को हायर कर लेते हैं जो कि आपको पीएमपी की तैयारी करवा सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। एंड दिस इज वेयर वी स्टैंड, वी आर अ ट्रेनिंग कंपनी और कंसल्टेंट जो कि आपको पीएमपी एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं। फिर अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कंपनीज की बात करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर कोई एकेडमिक अगर आपने कुछ पढ़ा है या कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स थे तो वहाँ से भी आप ये सारी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। बट 35 आवर्स की ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास क्या चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करती, अगर आप पीएमआई चैप्टर की मीटिंग्स में जाते हैं तो मीटिंग्स के जो आवर्स हैं वो आपको क्वालिफाई नहीं कराते इन 35 आवर्स के लिए। और इसी तरह अगर आप कोई सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, कोई ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं या यूडेमी या इस तरह के प्लेटफॉर्म से आप ये चीज़ें देखते हैं तो वो भी ये चीज़ें क्वालिफाई नहीं होती। फिर हम इस पे कुछ बात कर लेते हैं इसके करिकुलम की कि पीएमपी एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए और कौन सी किताबें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो रेफरेंस बुक्स में पीएम बॉक्स 6th एडिशन है। ये किताब है 600-700 सफ़ों की है। यू कैन रीड दिस। काफ़ी ड्राई और बोरिंग बुक है लेकिन इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है और इसको पढ़ के ही पीएमपी की तैयारी हो सकती है। उसी के साथ पीएम बॉक्स 7th एडिशन है, इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। फिर हमारे पास आ जाती है एजाइल प्रैक्टिस गाइड। ये पीएम बॉक्स 6th एडिशन जब लॉन्च हुई थी उसी के साथ एक और बुक लॉन्च हुई थी एजाइल प्रैक्टिस गाइड। तो हमने जब देखा था अभी लेक्चर के शुरू में कि 50% एग्जाम यानी हाफ ऑफ द एग्जाम जो है वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से होगा जो कि मोर और लेस 6th एडिशन कवर कर लेती है, और 50% एग्जाम जो है वो एजाइल या हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज में होगा जिसमें से काफ़ी हद तक एजाइल प्रैक्टिस गाइड कवर कर लेती है। इन सब के साथ अगर आपको कोई हेल्पिंग बुक चाहिए तो आप उसके लिए रीटा की 11th एडिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन सारे इन तमाम किताबों की सॉफ्ट कॉपीज ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजोन पे। $30 की ऑलमोस्ट आपको ये सारी किताबें मिल सकती हैं। और उसके बाद अगर आपने जब तैयारी कर ली किताबों से तो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रेपकास्ट एग्जाम सिमुलेटर भी ले सकते हैं। ये भी अराउंड $300 के करीब आपको मिल सकता है और इसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये सब कुछ होगा। तो एक तो ये तरीका है पीएमपी एग्जाम की तैयारी करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप आज ही हमारे पीएमपी एग्जाम कोर्स में एनरोल हो जाएं और वहाँ पर मैं आपको 1-to-1 गाइड करूँगा आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, और तब तक आपको गाइड करता रहूँगा, तब तक आपको पढ़ाता रहूँगा जब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते। तो अगर आप एग्ज़ाम इस कोर्स के लिए इनरोल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो के, आप उस पर क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर। फिर आ जाते हैं जी एप्लीकेशन के प्रोसेस पे। आप पीएमपी के पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हैं जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स डालते हैं, जिसमें आप अपने 35 कॉन्टैक्ट आवर्स की डिटेल डालते हैं और अपने सबमिट करवाते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है यूजुअली विद इन 5 कैलेंडर डेज आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, ये बिजनेस डेज नहीं है, याद रखें ये कैलेंडर डेज हैं, यानी कि आमतौर पर जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। सेकेंडली एक तरीका ये भी होता है कि वो आप कुछ रैंडम एप्लीकेशंस को 5% एप्लीकेशंस को ऑडिट करते हैं, क्योंकि इसमें लोग फेक डाटा भी डाल रहे होते हैं तो वो ऑडिट करते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो जाती है
तो फिर आपका जो काम है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। आपने उसमें फिर अपने सारे प्रूफ्स जो भी आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल और एजुकेशन की डिटेल्स डाली होती हैं, उन सब के प्रूफ्स जो हैं आपने उनको देने होते हैं। ऑडिट जो है वो बिल्कुल रैंडम होता है। अगर आपसे कोई ये कहे कि जी मैं आपकी एप्लीकेशन गारंटी से करवा दूंगा विदाउट ऑडिट, तो वो झूठ बोलेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये पीएमआई की तरफ से 100% रैंडम एक ऑपरेशन है। वो किसी भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करके उसका ऑडिट कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन ऑडिट के लिए चली जाती है तो मैं आपको उसमें भी सपोर्ट करूंगा और उस प्रोसेस से भी बिल्कुल गाइडेड अप्रोच के साथ लेकर चलूंगा। फिर बात कर लेते हैं एग्जाम की। एग्जाम में आपके पास 180 क्वेश्चंस होते हैं। इन 180 क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और कितने होते हैं मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो मोर देन 170 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज ये 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन और 6 ऑप्शन यानी ए बी सी डी ई एफ तक भी हो सकते हैं। ज्यादातर 4 ऑप्शन ही होते हैं, ए बी सी डी, लेकिन ई और एफ तक भी जा सकते हैं किसी क्वेश्चन में। कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक आंसर चूज करना है, कभी आपको 2 या 3 चॉइसेस भी चूज करनी होती हैं। इसके अलावा जो बाकी 10 क्वेश्चंस हैं उसमें कोई क्वेश्चन आपके पास ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन होंगे ये 180 के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें सब्जेक्टिव टाइप आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा। याद रहे कि आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि प्री टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। प्री टेस्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि ये आपके स्कोर्ड क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये पीएमआई ने टेस्टिंग के लिए आपके एग्जाम में डाले हुए होते हैं और दे आर रैंडमली प्लेस्ड थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। तो एज अ स्टूडेंट या एज अ, हम जब उसमें एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारे लिए वो क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना कि कौन से प्री टेस्ट क्वेश्चन है और कौन से सही स्कोर्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ की आपने ध्यान नहीं देना कि ये प्री टेस्ट होंगे या नहीं। आप 180 क्वेश्चंस को माइंड में रखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। टाइम फॉर एग्जाम जो है वो 230 मिनट्स अवेलेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि 3 घंटे और 50 मिनट। ठीक है। 230 मिनट्स है, ये 2 आवर्स 30 मिनट्स नहीं है। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो 3 घंटे 50 मिनट जो है आपके पास एग्जाम के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास 2 ब्रेक्स मिलती हैं 10-10 मिनट की। यानी जब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 60 कर लेंगे आपको 10 मिनट्स की ब्रेक मिलेगी। आप उस ब्रेक में कुछ उठ के जा सकते हैं, टॉयलेट जाना है, रेस्ट करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू। फिर जब आप वापस आएंगे तो आपका टाइमर दोबारा शुरू हो जाएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 120 पे जब आप पहुंचेंगे तो फिर आपको 10 मिनट की ब्रेक मिलेगी। तो इस तरह 60 क्वेश्चंस के बाद 10 मिनट की ब्रेक और फिर 60 क्वेश्चंस के बाद 10 मिनट की ब्रेक। हाँ, इसमें यह है कि जब आप वापस आएंगे तो आपको जो पिछले क्वेश्चन थे, पिछले सेक्शन के क्वेश्चन, वो अवेलेबल नहीं होंगे। आप उन क्वेश्चंस को चेंज या उनको आप दोबारा चेक नहीं कर सकते। तो आपने जब भी ब्रेक लेनी है उससे पहले आप अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिव्यू करके फिर ब्रेक लें। ठीक है। तो ओवरऑल जो आपके पास एग्जाम के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम है वो है 230 मिनट्स। लेकिन ओवरऑल एग्जाम के लिए जो आपको टाइम चाहिए या आपके माइंड में जो टाइम रखना है कि हमें एग्जाम देने में कितना टाइम लग जाएगा, वो तकरीबन 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स आपने माइंड में रखना है। क्योंकि 230 मिनट जो है यानी 3 घंटे 50 मिनट ये आपको एग्जाम में लग जाएंगे। बीच में 10-10 मिनट की 2 ब्रेक्स आ जाएंगी और 15 मिनट का जो है उसमें आपकी और एक्टिविटीज चलती हैं, जिसमें 5 मिनट का शुरू में एक ट्यूटोरियल होगा आपके लिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसे देना है। और जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो एग्जाम के बाद एक सर्वे भी आता है। उस सर्वे में वो आपसे कुछ पूछते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, जो ट्यूटोरियल है या सर्वे है, ये ऑप्शनल है। तो आप ये वाले 10-15 मिनट बचा सकते हैं। लेकिन ब्रेक्स और ये तो आपने माइंड में यही रखना है कि आपके ओवरऑल 4.5 घंटे तकरीबन लग जाएंगे एग्जाम के लिए। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फायदा होगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आप पीएमपी एग्जाम देना चाहते हैं तो यू हैव कंप्लीटेड अनदर माइलस्टोन। क्योंकि ये एक माइलस्टोन है, आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, पीएमपी एग्जाम की तरफ, और यू आर वन स्टेप क्लोजर टू एन एक्साइटिंग करियर। यकीनन पीएमपी के बाद आपको
अंदाज़ा होगा कि भाई वेयर वी आर नाउ, पहले हम क्या थे और अब हम क्या करने जा रहे हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आपको मिलेंगे। सो सारे लिंक्स जो हैं मैं अभी डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। ये नंबर है, यहाँ पर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप मज़ीद डिटेल्स देख सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं पीएमपी से रिलेटेड, आप उनको विजिट कर सकते हैं, वहाँ से गाइड हासिल कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को 1-to-1 गाइड चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता करके या हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द